दोस्तों आज हम एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे यंग लोगों में हियरिंग लॉस हो सकता है। इसे हम बोलते हैं ओटोस्क्लीरोसिस। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें कान का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। तो ये हमारा बाहर का कान है, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम या कान का पर्दा। कान के पर्दे के पीछे 3 बारीक हड्डियाँ होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, जो साउंड वाइब्रेशन को कंडक्ट करती हैं फ्रॉम ईयर ड्रम टू द कॉक्लिया। कॉक्लिया इज आवर सेंस ऑर्गन। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जिसे हियरिंग नर्व लेके जाती है ब्रेन तक। तो ये हमारा हियरिंग पाथवे है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। बाहर से बोन्स तक इज कंडक्टिव पाथवे जो वाइब्रेशंस को कंडक्ट कर रहा है, और अंदर वाला पार्ट सेंसरी न्यूरल पाथवे, सेंस एंड नर्व। सो स्टेपीज हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। ऑटोस्क्लीरोसिस नाम की बीमारी में स्टेपीज बोन इनर ईयर की बोन से फिक्स हो जाती है, जिस वजह से वाइब्रेशन कंडक्ट नहीं हो पाती और कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस हो जाता है। अब ऑटोस्क्लीरोसिस का रीज़न क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मोस्टली हमें ये नहीं पता चलता कि इसका रीज़न क्या है। इसके बारे में कई सारी थ्योरीज हैं, बट यूजुअली एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं पता चलता। ऑटोस्क्लीरोसिस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, हियरिंग लॉस, सुनाई में प्रॉब्लम होगी, और कई बार ये सुनाई की प्रॉब्लम काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है और डे टू डे कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ये हियरिंग लॉस ज़्यादातर कंडक्टिव टाइप का होता है, बट सेंसरी न्यूरल या मिक्स टाइप भी हो सकता है। नंबर 2, दूसरा सिम्टम, कान में एक अजीब सी आवाज़ आ सकती है जिसे हम बोलते हैं टिनिटस, जैसे कि टी, इस तरह की साउंड आना, टिनिटस। नंबर 3, कई बार ऑटोस्क्लीरोसिस में चक्कर भी आ सकते हैं। ये सिम्टम्स एक या दोनों कान में भी हो सकते हैं। अब आपके डॉक्टर ओटोस्क्लीरोसिस को डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जब भी आप अपने डॉक्टर के पास हियरिंग की प्रॉब्लम लेकर जाएंगे तो वो सबसे पहले आपका कान चेक करेंगे ओटोस्कोप या एंडोस्कोप से। आमतौर पर ओटोस्क्लीरोसिस में कान का पर्दा नॉर्मल होता है, जिसके बाद आपके डॉक्टर एक हियरिंग टेस्ट करवाएंगे जिसे बोलते हैं PTA प्लस इम्पीडेंस। इस हियरिंग टेस्ट से काफ़ी हद तक हमें ये पता चल जाता है कि प्रॉब्लम ओटोस्क्लीरोसिस की है। इसमें यूजुअली कंडक्टिव हियरिंग लॉस ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन कई बार सेंसरी न्यूरल या मिक्स्ड लॉस भी हो सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट कन्फर्मेटरी या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ऑटोस्क्लीरोसिस का होता है एक्सप्लोरेटरी टेम्पेनोटमी। ये एक प्रोसीजर है जिसे हम ऑपरेशन थिएटर में करते हैं, जिसमें हम कान का पर्दा उठाकर मिडल ईयर की बोन्स को अंडर विजन हिला के देखते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि वो बोन्स एक्चुअली में फिक्स हुई हुई। ऑटोस्क्लेरोसिस का इलाज 2 तरीके से होता है। पहला, हम लाइफ लॉन्ग हियरिंग एड यूज़ करें, जिसके लिए हम हर 3 से 6 महीने के बाद रिपीट हियरिंग टेस्ट करवाते हैं और हियरिंग एड को रीप्रोग्रामिंग करते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि सुनाई की मशीन लगा दी जाए। दूसरा ऑप्शन होता है एक सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी टेम्पेनोटमी प्लस स्टेपिडोटमी। इसमें टेस्ट और ट्रीटमेंट दोनों एक साथ हो जाते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं और कान का पर्दा उठाकर बोन्स को चेक करते हैं, मूव करते हैं। इस प्रोसीजर का नाम होता है एक्सप्लोरेटरी टेम्पेनोटमी। अगर बीमारी कंफर्म हो जाए तो उसी टाइम पर, उसी दौरान एक स्टेपिडोटमी नाम का प्रोसीजर भी किया जाता है। इस प्रोसीजर में हम स्टेपीज का जो ऊपर का पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं और स्टेपीज की फुट प्लेट में एक 0.4 to 0.6 मिलीमीटर का एक छोटा सा होल करते हैं। तो ये होल 1 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। इस होल में हम एक पिस्टन डाल देते हैं और ये पिस्टन बोन कंडक्शन का काम करता है। इस सर्जरी का सक्सेस रेट तकरीबन 90% है। 10% लोगों में ये प्रोसीजर कई बार फेल भी हो जाता है और 1-2% लोगों में कई बार हियरिंग प्रॉब्लम और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो ये इसके कुछ यूजुअल रिस्क रहते भी हैं। इसके अलावा कई बार चक्कर आना या इन्फेक्शन होने के भी चांसेस कई बार रहते हैं। अब हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि किस केस में हमको कौन सा मेथड फॉलो करना है, हियरिंग एड लगाएं या सर्जरी करें? तो आमतौर पर जो मैं फॉलो करता हूँ, यंग लोगों में हम सर्जरी का ऑप्शन आगे रखते हैं और बड़े बुजुर्ग लोगों में हम हियरिंग एड का ऑप्शन रखते हैं। अगर हम यंग पर्सन में हमने ऑपरेशन किया और अगर 10% चांस में वो फेल भी हो गया तो भी मोस्टली यूजुअली हम हियरिंग एड फिर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सक्सेसफुल प्रोसीजर होता है तो हियरिंग एड की ज़रूरत नहीं पड़ती और हियरिंग में रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसके अपोजिट बड़े बुजुर्ग लोगों में
उम्र की वजह से वैसे भी सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो एनीवेज उनको हीरिंग एड की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसलिए ओल्ड पेशेंट्स में हम सर्जरी को जनरली अवॉइड करते हैं। अब हम आपको अपना एक रीसेंट केस दिखाएंगे जिसमें ऑपरेशन से पहले उनके दोनों कान में कंडक्टिव हीरिंग लॉस था। राइट ईयर हमने ऑपरेट किया, पिस्टन डाला, तो उसके बाद उनकी राइट ईयर की हीरिंग इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल।